गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, मैंने कल एक टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था। कल क्या मेरे ख्याल फ्राइडे से मैंने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था गुप्तोत्तर काल। क्योंकि गुप्त हम कंप्लीट कर चुके थे तो उसके बाद जो हमें पढ़ना था वो गुप्तोत्तर काल था, गुप्तों के बाद आने वाला काल। और इसमें किसी राजा का नाम एज सच इसीलिए नहीं लिया जाता क्योंकि इंडिया पे राज करने वाला कोई राजा नहीं हुआ। जितने भी किंग्स हुए, छोटे स्तर के राजा हुए, चाहे उसमें हमने पढ़ा था शशांक, गॉड नरेश शशांक बंगाल पे राज कर रहे थे, या मालवा की तरफ देवगुप्त थे, या उत्तर में हमने देखा था हरियाणा पंजाब की तरफ थानेसर अपनी राजधानी बना के पुष्यभूति वंश, जिसमें हर्षवर्धन प्रतापी राजा हुआ, जिसके टाइम में एक विदेशी ह्वेन भी आया जिसकी बुक है सी यू की, और उसी के दरबार में बाणभट्ट था जिसने हर्षचरित की रचना की जिसमें 8 अध्याय हैं। 3 उसकी पुरानी फैमिली के बारे में हैं और 5 में हर्षवर्धन की सारी विजय अभियान और उसने क्या कुछ किया, कैसा समाज था, इसकी जानकारी है। फिर कल हमने पढ़ा था इसके आगे का टॉपिक जिसमें हमने कई सारी चीजें इनके बाद वाली भी पढ़ ली थी, जिसमें बताया था कि बंगाल में कैसे शशांक के 100 साल इनके जाने के बाद जब हर्ष थे तो हर्ष ने पूरी बेल्ट पे अपना आधिपत्य जमा लिया क्योंकि हर्ष प्रतापी राजा था। 606 से 647 तक यानी 7वीं शताब्दी में हर्ष ने शासन चलाया। लेकिन जैसे ही वो दक्षिण की तरफ मुड़ने की कोशिश करने लगा, नर्मदा नदी के तट पर एक लड़ाई छिड़ती है। वातापी बादामी या चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय बुरी तरह हरा देते हैं उत्तर भारत के बड़े राजा को जिनका नाम है हर्षवर्धन। ये जानकारी हमें हर्ष ने नहीं दी, ये जानकारी हमें दक्षिण भारत के ऐहोल अभिलेख से मिलती है जहां पहली बार गुर्जर प्रतिहार का भी नाम आया था। और कल मैंने पढ़ाया था कि कैसे गुर्जर प्रतिहार जो है ये वंश था एक राजस्थान और गुजरात की तरफ। इसी की टक्कर में 3 बताए थे। बंगाल की तरफ पाल थे, पाल में 2 आए थे बंगाल में, एक पाल और एक सेन। धर्मपाल बताया था मैंने आपको, इंपॉर्टेंट। गोपाल बताया था, अगर कहेंगे शुरुआती राजा तो गोपाल था जिसके कारण पाल वंश का उदय हुआ। और ये गोपाल भी जनता ने बनाया था क्योंकि हर्षवर्धन की डेथ के 100 साल तक वहां अराजकता फैली रही, पैसा खूब था लेकिन मत्स्य न्याय था, यानी कोई प्रॉपर तरीके से सलीके से काम करवाने वाला राजा नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। और अगर किसी भी इलाके में कोई व्यवस्था नहीं होगी, राजपाट रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगी, तो आप ये मान के चलो कि वहां का राजपाट ज्यादा दिन अच्छा नहीं चलेगा। अगर मनमर्जी होगी ना तो लोग फिर अपने हिसाब से काम करेंगे, लड़ाइयाँ, क्लैशेस और झगड़े ये ज्यादा होंगे। तो मत्स्य न्याय चला 100 साल तक। उसके बाद एक राजा आया जिसको लोगों ने ही बनाया था, गोपाल। फिर हमने पढ़ा था कैसे एक धर्मपाल नाम के राजा ने यूनिवर्सिटी बनाई, विक्रमशिला। और 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था। तक्षशिला जो कि आज के पाकिस्तान के पास है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जहां चाणक्य नाम के टीचर थे, और इंडिया का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य जहां शिक्षा प्राप्त करके इंडिया पे राज किया था, प्लस आसपास के देशों पर भी। इसके बाद हमने पढ़ा था कैसे गुप्तों के इतिहास में कुमारगुप्त ने एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, आज के बिहार के इलाके में, क्योंकि तब देश की शान उस टाइम पे पाटलिपुत्र हुआ करता था। और तीसरी आज हम पढ़ रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो नालंदा के पास ही बनाई गई थी, और ये बनाई थी पाल वंश के धर्मपाल नाम के एक बहुत बड़े राजा ने। फिर हमने पढ़ा था कैसे इसमें महिपाल नाम के ना राजा अलग अलग वंशों में है, तो इसमें अलग है। इसके 2 मेन हैं जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, या तो गोपाल आएगा या फिर एक आएगा धर्मपाल, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनकी यूनिवर्सिटी भी याद रखना। फिर हमने पढ़ा था कैसे सेन हुए, और सेन में एक सामंत सेन था जिसने स्टार्टिंग की बंगाल में ही, पाल के बाद आए थे ये लोग। और फिर एक पढ़ा था लक्ष्मण सेन, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जय देव एक राइटर हुए जिनकी रचना है गीत गोविंद, यही एग्जाम में आता है। गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने, जो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। ये वही लक्ष्मण सेन है जो जयचंद से तो जीत गया था, जो गढ़वाल के राजा थे, लेकिन जैसे ही विदेशी अटैक हुआ, एक छोटे से सेनापति से डर के भाग गए थे ये। और वो सेनापति जिसने हमारी यूनिवर्सिटी भी जला दी थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी उसका नाम था। तो ये लक्ष्मण सेन एक तरफ तो हमें दिखता है प्रतापी राजा है कि जयचंद से टक्कर ले रहा है, जो कि गढ़वाल के एरिया
का कन्नौज का राजा था, और दूसरी तरफ जैसे ही विदेशी अटैक हुआ बिना लड़े ही अपना दरबार छोड़ के भाग गए। तो ये जो भागने वाली बात है ये बेइज्जती है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि इनके राज्य में कौन बड़ा लेखक था। जयदेव क्या रचित किया है उसने इन्हीं के टाइम में लिखी है गीत गोविंद। किसके टाइम में? लक्ष्मण सेन। तो पाल वंश और सेन वंश कल मैंने पढ़ा दिए थे। गुर्जर प्रतिहार की बात हुई थी, कैसे गुजरात राजस्थान में ये जाति प्रतिहारों का कई बड़े राजा हमने पढ़े थे, और ये भी जाना था कि 3 आपस में लड़ते थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शहर था पाटलिपुत्र, लेकिन पाटलिपुत्र की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो गई। जैसे जैसे गुप्तों का टाइम बीता पाटलिपुत्र का महत्व घट गया, और फिर पाटलिपुत्र को रिप्लेस किया एक एरिया ने जिसका नाम था कन्नौज, यूपी का इलाका। हमने पढ़ा था कैसे कन्नौज पे गिद्ध दृष्टि थी मालवा के शासक की, शशांक की, तो उस टाइम से इंपॉर्टेंट था कन्नौज, यूपी का इलाका। और अब अगर बात कर रहे हैं आज, तो इसी की बात कर रहे हैं कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट 3 लड़ते थे। पाल बंगाल साइड के, प्रतिहार मैंने बताया गुर्जर प्रतिहार है राजस्थान गुजरात के, और राष्ट्रकूट भी इनसे ही लगते इलाके के। तो ये तीनों की गिद्ध दृष्टि थी कैसे कन्नौज हमारे कब्जे में आ जाए। कई बार कन्नौज में ये राष्ट्रकूट जीते, कभी प्रतिहार जीते और कभी पाल भी जीते। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और उत्तर भारत के जैसे मैंने आपको कई गुप्तोत्तर काल के टॉपिक कराए थे, थोड़ा सा एक बार बता दूं ताकि जो लोग आज ही, बहुत सारे लोग रोज जुड़ रहे हैं ना, वो इसको रिलेट कर पाए। तो क्या हुआ देखो, यहाँ पे गुप्तोत्तर काल में थानेसर इंपॉर्टेंट शहर था, कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट था, मालवा इंपॉर्टेंट था, और इस तरफ शशांक वाला बंगाल, और ये था असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज थे। इन सब का इतिहास मैंने पढ़ा दिया, जिनका रह गया कोई बात नहीं। अब जब भी आप जुड़े ना क्लास में, उस दिन से सोचें कि हमें आज से सीखना है। आज मैं टारगेट करूंगी दक्षिण भारतीय राज्यों को। बहुत ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट फिर अब कई दिन तक, 1-2 दिन तक काम आएगा इसमें अगर तुम समझ लोगे। दक्षिण भारत का मतलब है, आप ये मान लीजिए, महाराष्ट्र के नीचे से इलाका, कर्नाटक, महाराष्ट्र के निचले इलाके से स्टार्ट करके कर्नाटक इसी में आएगा, इसी में केरल आएगा, इस तरफ जाएं तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ये पूरा इलाका दक्षिण भारत का कहलाता है। और इस इलाके में इंपॉर्टेंट रिवर्स की अगर मैं बात करूं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी। कावेरी आप जानते हैं ना, कावेरी जल विवाद भी है, इसमें 4 राज्य इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कावेरी सदाबहार नदी है दक्षिण भारत की। ये मैंने थोड़ी छोटी बनाई है, ये ऊपर से निकल के आती है, बस एक आइडिया देने के लिए। एक ऐसे ही नदी है कृष्णा नदी, कृष्णा। इन दोनों नदियों के बीच में ही, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, इसके ही बीच में एक छोटी सी नदी पड़ती है जिसका नाम है पेन्नार। एक पेन्नार करके झील भी है, पेन्नार, ठीक है। एक पेरियार है, वो अलग है, वो केरल साइड में यहाँ आएगी। ये पेन्नार है। ये 3 नदियां हैं जिनके बीच में जो राजपाट हम आज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ताकतवर साम्राज्य जिसको नाम से जाना जाता है चोल साम्राज्य। चोल एक ऐसा साम्राज्य जिसका डंका बजा बहुत लंबे टाइम तक, बहुत ही ज्यादा, लगभग 1000 साल का शासन है इन लोगों का। लेकिन इनका शासन डिवाइड होता है 3 अलग अलग पार्ट्स में। कैसे? पहले तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा शुरुआत में कि कहाँ के राजा हैं ये अभी स्टार्टिंग इनकी यहाँ से है। किन 2 बड़ी नदियों के बीच? कृष्णा और कावेरी के बीच के इलाके में। नदियों के पास ही हमेशा क्यों डेवलप होते थे राजवंश? क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता होती थी, सिंचाई करना आसान था, खेती करना आसान था, और जब खेती होगी तभी तो राजा को टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो वो सेना बढ़ाएगा, सेना बढ़ाएगा तो अगले एरिया को अपने अंडर लेगा। इसीलिए जितने भी राजवंश पनपे हैं ये सब नदियों के आसपास। और मैंने बताया दक्षिण की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कावेरी आज भी है। आज भी कावेरी जल विवाद सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई आप जब तब सुनते रहते हैं, क्योंकि राज्य लड़ते हैं कि इस नदी का पानी मेरा, इस नदी का पानी मेरा। ये स्टार्ट होती है यहाँ कर्नाटक के आसपास से, और फिर ये गिर जाती है जाके इस तरफ बंगाल की खाड़ी में। तो जहां स्टार्ट होती है वो सोचते हैं हम ही सारा पानी यूज कर लें, आगे ना जाने दें। जिनके पास एंड में आती है वो चाहता है सारा पानी मेरे हिस्से में आ जाए। तो कावेरी आज से हजारों साल पहले भी तो ऐसी ही बहती थी, ऐसा तो है नहीं कि आज की रिवर है। तो आज तक जब डिस्प्यूट है इस नदी पर, तो इमेजिन करो उस टाइम कितनी समृद्धशाली यहाँ पे विरासत रही होगी, कितना बढ़िया टेरिटरी, कितना बढ़िया इलाका। इस रीजन में जो लोग राज करेंगे उनका नाम है चोल। और मैंने साम्राज्य क्यों लिखा? साम्राज्य तो बहुत बड़ी टेरिटरी होती है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ नहीं रहेंगे, ये अपने एरिया को धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के यहाँ तक पूरा लगभग बढ़ा लेंगे, और फिर श्रीलंका पे कब्जा कर लेंगे। और यहाँ पे अगर
देखें तो वो जो बेल्ट है ना श्रीलंका के, और अपने मैप देखा होगा जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जो ये वाली बेल्ट है, इस तक पहुंच जाएंगे। और इनका एक राजा तो हिस्ट्री कहती है, उसके अभिलेख कहते हैं 1200, लेकिन एक आधी जगह किताबों में 12,000 भी लिखा है। ये थोड़ा पछता नहीं है, 12,000 एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए, कहते हैं इतने द्वीपों पर कब्जा किया था। एक एक आइलैंड कीमती होता है, एक एक आइलैंड पे। अब चाइना से देखो हमारी कैसे छोटी सी जमीन पे वाद विवाद, मारपीट और लड़ाई झगड़े, तो जमीन की बहुत कीमत होती है। राजपाट के टाइम पे तो थी ही मेन कीमत जमीन की, क्योंकि तब शिक्षा उतनी नहीं थी। तो इस टाइम के राजाओं ने 1200, कहीं कहीं 12,000 लिखा है, इतने द्वीपों पर अपनी विजय पताका फहराई। तो इमेजिन करो कितने ताकतवर राजा थे ये। कौन से राज्य की बात हो रही है? ये चोल की। ये मत सोचना कि अकेले ये हैं, इनके साथ चेर भी हैं, पांडे भी हैं, लड़ने वाले। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक अकेला सुप्रीम बनेगा, उसकी टांग खींचने वाले भी साथ साथ रहते हैं। कल हमने उत्तर का त्रिपक्षीय जो लड़ाई देखी थी, संघर्ष देखा था, वो किस किस में था? पाल में, प्रतिहार में, इसी के साथ गुर्जर भी लिख देते हैं। और एक क्या था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये उत्तर भारत के लिए लड़ते थे ना, किस शहर पे कब्जा करने के लिए? कन्नौज। ऐसे दक्षिण में भी लड़ते हैं तीन, चोल, चेर और पांडे, ये तीन हैं। आज हम चोल को फोकस करेंगे क्योंकि चोल का इतिहास अपने आप में सबसे ज्यादा समृद्धशाली है। इंपॉर्टेंट पांडे भी है, वो भी पढ़ाऊंगी, चेर भी, लेकिन वो उतने लंबे टाइम तक राज नहीं कर पाए जितना चोलों का राज रहा। जितनी बड़ी टेरिटरी चोलों के पास थी, इतनी किसी के पास नहीं थी। दो नदियां याद रखनी है, कौन कौन सी? कृष्णा और कावेरी के बीच का इलाका। अगर कृष्णा ना आए तो पेन्नार रिवर आ जाएगी, ठीक है, पेन्नार रिवर, ये सहायक नदी है। अब क्या हुआ चोल साम्राज्य में? चोल साम्राज्य का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसको अलग अलग पार्ट्स में देखा गया। कैसे? जैसे हमने पढ़ा था भाई गुप्त है, तो हमने शताब्दी पढ़ी कि इतने से स्टार्ट हुआ, 319 से मेन राजा और 550 तक खत्म हो गया, लगातार ही तो आए। लेकिन चोलों का इतिहास थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? इनकी शुरुआत मानी जाती है ईसा पूर्व में, और कहते हैं ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी एडी तक राज किया। 500 साल हो गए। आप जानते हैं ना, एडी 0 के बाद स्टार्ट होगा, तो 300 पहले साल, फिर 0 आया, अगले 200 साल, 500 साल। इनके बारे में हमें कैसे पता? इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इनका सिर्फ एक इंपॉर्टेंट राजा था, करिकाल। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है क्योंकि साउथ इंडिया में उस टाइम पर राजाओं ने अपनी जेब से खर्च करके 600 साल तक पढ़े लिखे लोगों को अपने एरिया में बुलाया, खर्चा किया, उनका रहना, खाना, पीना। पुश्तें बदलती गई लेकिन काम चलता रहा साहित्य लिखने का, और ढेरों किताबें लिखी गई। बेहद समृद्ध साहित्य की रचना हुई है साउथ इंडिया में। ये चोल, चेर, पांडे की पूरे इतिहास को बताता है, और इसी को कहा जाता है संगम साहित्य। पेपर में आता है ये संगम साहित्य। ये लिखने का काम 600 साल तक चला, और इस साहित्य से हमें जिस चोल राजा की जानकारी मिलती है उसका नाम था करिकाल। कहते हैं करिकाल के पास बहुत ताकतवर नौसेना थी। नौसेना समझते हो? नेवी। पानी पे अगर राज करना है आपको, पानी के तटवर्ती इलाके पे आपको अपना राजस्व इकट्ठा करना है, राजपाट, तो फिर इसके लिए आपको एक ताकतवर नौसेना चाहिए, नेवी चाहिए। तो करिकाल के पास भी ताकतवर नेवी थी। ऐसा हमें कैसे पता चला? संगम साहित्य से। संगम साहित्य क्यों कहलाया? क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। संगम मतलब इकट्ठे होना, और कहते हैं हजारों, 2,500 के आसपास यहाँ पर कवि और लेखक इकट्ठे हुए, और सदियां बीतती रही, लेखन का कार्य चलता रहा। तो इसमें बहुत खर्चा हुआ, बहुत ज्यादा टाइम लगा। उस इतिहास को पढ़ के हमें पता चला कि ऐसे ऐसे कोई चोल साम्राज्य भी था। चोल जिसने की स्टार्टिंग के सिर्फ 500 साल हमने देखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना पता चला, बहुत ज्यादा नहीं पता चला, ठीक है। इसके बाद चोल रहे, लेकिन वो गायब हो गए हिस्ट्री से। हिस्ट्री में उनके बारे में लिखित में नहीं आया। एक लंबा टाइम बीता और इनकी इतिहास की जानकारी हमारे पास उस लंबे टाइम की है ही नहीं। 3rd एडी से लेके लगभग 9th एडी, यानी अगर आप समझ पा रहे हो, 3rd एडी का मतलब है 200 साल के बाद, शुरुआती 200 साल के बाद, और 800 साल तक, यानी 600 साल इनके देश में, इस दुनिया में क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। रहे होंगे राजा, लेकिन उन्होंने ना ही कोई लेख लिखवाया, ना ही कोई ऐसी बैठक हुई जिससे कि उनके बारे में हमें जानकारी मिले। तो ये टाइम पीरियड फ्री बराबर है। हमें नहीं पता इस टाइम कौन आया, कौन गया, किसने राज किया, कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन 850वां साल जब था ना एडी का, तो 9th सेंचुरी स्टार्ट हो गया।
जैसे आज 2020 है, ऐसे कभी 850 भी तो रहा होगा, इससे लेके और लगभग 1200 तक का इतिहास हमारे पास है। इनफैक्ट आज भी जीवित है उस इतिहास के प्रमाण, बड़े बड़े मंदिरों के रूप में और ढेरों लिखित सामग्री के रूप में। ये टाइम चोलों का बेस्ट टाइम था। अपने टाइम में 800 में तुम इमेजिन कर लो, इंडिया में कोई, पूरे इंडिया में कोई बड़ा राजा नहीं था, राजपाट था पर बहुत छोटे स्तर का। तो इस टाइम जो लोग ग्रोथ कर रहे थे ना, उनका इतिहास लिखित में है और आज उन्हीं राजाओं की बात करेंगे। तो पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि चोल की जो एरिया है, टेरिटरी है, वो स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ है। पहले ये कृष्णा से लेके कावेरी तक थे, पेन्नार इसके बीच में आती थी। इनके इतिहास की प्राचीन जानकारी संगम साहित्य में बहुत थोड़ी सी मिली और उसमें लिखा है कि इनके पास एक बड़ा राजा था करिकाल और बहुत अच्छी नौसेना थी। इसके बाद बीच का इतिहास गायब है, उसका हमारे पास कोई सोर्स नहीं है जानने का। लेटर स्टेज में जब 850 आया तो यहाँ फिर से एक बार चोल ताकतवर बने और जो ये चोल थे ना, ये स्टार्टिंग में कभी पांडे भी थे। यहाँ चोल चेर पांडे लिखा था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, पांड्यों के सामंत थे। यानी एक टाइम पर ये कमजोर थे, भाई सामंत वही तो बनेगा जो राजा के नीचे है। तो ये पांड्यों के सामंत थे और धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और अपने आप को आजाद करा लिया। और फिर एक ऐसा दौर भी आया जब इन्होंने पांड्यों को भी हरा दिया और चेरों को भी हरा दिया। तो धीरे धीरे इनके इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया और आज भी तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा टेम्पल, जिसे हम कहते हैं थंजावुर का मंदिर, जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर, इसी को बृहदेश्वर कह देते हैं, इसी को राज राजेश्वर मंदिर भी कह देते हैं। राज राजेश्वर मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर, ये एक ही हैं और ये तमिलनाडु में है। और उस टाइम पर सोचो, इमेजिन करो, हजारों साल पहले ये कैसे बनाया गया होगा। आज भी इसका जो शिखर है मंदिर का, वो लगभग टॉलेस्ट में उसकी गिनती हो जाती है, टॉप मोस्ट में। कहीं ना कहीं इससे ऊंचे एक दो मिलेंगे, पर आज भी ये टॉपर्स में इसकी गिनती हुई। इतना ऊंची इसकी शिखर था और इतना बेहतरीन बनाया गया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। किसकी कैपिटल है ये, फ्रांस की। यहाँ पर यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई हुई है, उसमें हमारा ये मंदिर भी शामिल है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि आज चोल पढ़ रहे हैं तो इसको टारगेट कर रहे हैं। तो यूनेस्को पूरे का पूरा मंदिर जो है ना अंदर, वो ग्रेनाइट से बना है। ग्रेनाइट आप जानते हो एक पत्थर का प्रकार है, संगमरमर का प्रकार है। और आपके घरों में, बहुत सारे घरों में किचन में जो पत्थर लगा होता है ना, स्लैब जिससे बनते हैं, वो ग्रेनाइट का पत्थर होता है। बहुत सारे लोग अपनी जो सीढ़ियां होती है इनमें भी ग्रेनाइट लगवाते हैं। ग्रेनाइट आज भी कीमती है। ये हजारों साल पहले बना मंदिर ग्रेनाइट से बना था। तो किसने बनवाया होगा, राजा का नाम देख लो, राज राजेश्वर होगा। राज राजा या राज प्रथम, ये राजा है जिसने ये मंदिर बनवाया। और बृहदेश्वर या थंजावुर जो मंदिर है ना, ये भगवान शिव को समर्पित है। एग्जाम में आ जाएगा, तमिलनाडु का थंजावुर मंदिर किसके उसमें बनवाया गया, तो शैव धर्म की उपासना को दिखाता है। शिव मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग भी यहीं पर है, इसी शिव मंदिर में। तो बेस्ट टेम्पल्स में गिनती होती है आज तक भी इसकी। इमेजिन करो, तब क्या इनके पास क्रेन थी, तब क्या इनके पास मशीनें थी। इतना बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसका गोपुरम भी देखने लायक है। गोपुरम क्या होता है, साउथ इंडिया में मंदिर की जो एंट्री होती है ना, भारी भरकम बनाते हैं, उसको गोपुरम कहा जाता था। तो मंदिर की बहुत बेस्ट एग्जाम्पल चोलों के टाइम में है। इस टाइम आते आते इन लोगों ने, जैसे पहले करिकाल की नौसेना थी ना, अब इस टाइम तक आते आते इनकी नौसेना बहुत ताकतवर बन गई। इतनी ताकतवर, मैंने एग्जाम्पल दिया 1200 या शायद 12,000, क्योंकि अलग अलग किताबें कहती हैं 1200 के साथ ज्यादा जाने का मन करता है, क्योंकि 12,000 बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर भी एग्जाम में आ जाए कि भाई कितने द्वीप और 15,000, 18, 12 और 13 हो तो 12 टिक कर देना, ठीक है। तो नौसेना बेस्ट थी। एक खास बात, इस टाइम पे शिक्षा को भी इंपॉर्टेंस दी गई। देखो कितने एडवांस्ड हैं, तभी तो इनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में पढ़ाया जा रहा है आज। शिक्षा पे इन्होंने काम किया, स्कूल्स के ऊपर काम किया, हेल्थ के ऊपर भी काम किया। आज हम चाहते हैं हमारा जो पीएम है, हमारे जो सीएम हैं, जिनको हम चुनते हैं, बनाते हैं उम्मीद के साथ, आशा के साथ, वो बस दो चीजें ठीक कर दें इस देश में, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये दो चीजें ठीक हो गई ना, तो यकीन मानो इंडिया बहुत एडवांस्ड हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि ना ही इंडिया में हेल्थ सिस्टम अच्छा है और ना ही एजुकेशन सिस्टम। यहाँ लोगों को काम चोरी जानबूझ के सिखाती हैं सरकारें,
ताकि लोग जो हैं कमाने से दूर रहें। जैसे बहुत सारी सरकार के प्रोजेक्ट आप पढ़ के देखा करो, फ्री में लोगों को राशन, अभी भी देखो दिल्ली में राशन फ्री में बंट रहा है। मैं एंटी बिल्कुल नहीं हूं कि लोग भूखे मरे, पर अगर किसी बच्चे को बचपन में ये देखने को मिलता है कि भाई ऐसे भीख मांगने से काम चल जाता है या कटोरा लेके सरकारी स्कूल चले जाओ वहां पेट भरने लायक मिल जाएगा, तो वो कभी मोटिवेटेड ही नहीं होगा। इन लोगों ने ऐसे काम नहीं किए, इन्होंने कहा हमारी जनता पढ़नी चाहिए, हमें उस टाइम पे अस्पतालों की सुविधाएं थी, तो कितने एडवांस सोच के लोग थे, तभी तो इनका राजपाट बढ़ा। और इन लोगों ने पहले धीरे धीरे देखो वो दो नदियां कृष्णा और कावेरी बताई, फिर बढ़ते बढ़ते ये कन्याकुमारी तक आए, और फिर कन्याकुमारी से भी आगे बढ़ के श्रीलंका पे पहले उत्तरी हिस्सा जीता जिसकी राजधानी थी अनुराधापुर। अनुराधापुर ये इसकी राजधानी थी, और फिर अगले ने पूरा श्रीलंका जीता। यहाँ पे जो पढ़ते हैं ना हमारे मालदीव है और ये लक्षद्वीप है, ये भी जीत लिए, इन पे भी कब्जा, और इस तरफ की पूरी बेल्ट जावा सुमात्रा इंडोनेशिया। और यहाँ के एक राजा ने तो इतनी तक कोशिश की, दक्षिण के राजा ने उत्तर पे अटैक किया और पाल वंश के राजा को हरा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, उत्तर से दक्षिण जाना नॉर्मल था, लेकिन दक्षिण से इतनी हिम्मत करना कि उत्तर के राजाओं पे अधिकार करें, ये कोई कोई हिम्मत करता था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चोल राजा ने ये कोशिश की, और सिर्फ कोशिश नहीं, कामयाब हुआ। उसने बंगाल के राजा को हरा दिया, पाल वंश के महिपाल को, और फिर उपाधि धारण की गंगई चोलपुरम, ये एक उपाधि है। और यहाँ पर ही इसने एक झील बनाई, ये जो ऑलरेडी पानी का इलाका था ना, बंगाल की खाड़ी जिसको आप कहते हो, यहाँ पर एक झील बनाई गंगई चोलपुरम, उस झील को गंगई कोंड भी कह देते हैं। तो एक जैसे से नाम झील का और उपाधि का है, ये उसी चोल राजा की हिम्मत थी। तो दक्षिण से उत्तर आए, और इतना ही नहीं, यहाँ से अपने एरिया से एक आदमी इन्होंने चीन भी भेजा। देखो कितने ज्यादा एडवांस सोच है, कितने मोटिवेटेड हैं, कितने पॉजिटिव हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे काम कर रहे हैं, चाइना में अपना दूत भेज रहे हैं, इस तरफ के देशों पे अधिकार करके इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। श्रीलंका पे इनका अधिकार है, मालदीव इनके पास है, आज नहीं है हमारे पास ये, लेकिन उस टाइम के राजा के पास है। इनका सिंबल था शेर या सिंह। तो इन राजाओं में सच में शेर जैसी इनकी ताकत थी कि आसपास की पूरी टेरिटरी इनसे दबती थी, डरती थी। कभी खुद भी कमजोर थे, पांड्यों से डरते थे, ये पांड्यों के सामंत थे, लेकिन धीरे धीरे करके हिम्मत दिखाई, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और फिर लंबे टाइम तक इतिहास पर इनका परचम लहराता रहा। और आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखे इस इतिहास को ही हम, इसलिए मैं कह रही हूं, तुम सुन रहे हो, और ये पेपरों में भी आता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लेते हैं, जो तुम्हें नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि ये जानकारी बाद में भूल जाते हैं। ध्यान से समझो और सुनो। चोल साम्राज्य, अब जो 20-25 मिनट पढ़ाऊंगी ना, वो सारी कहानी अब तुम्हें समझ में आ जाएगी। नोट्स ऐसे ही बनाना, फिर ये तुम्हें रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। चोल साम्राज्य में देखो 3rd BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व, जब सिर्फ एक राजा का नाम था करिकाल, बाकियों के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। 3rd BC से 2nd AD, 500 साल हो गए ये, क्योंकि 300 साल तो पुराने और 200 साल नए। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। 500 साल का इतिहास थोड़ा बहुत हमें किससे पता चला? संगम काल से। संगम साहित्य लिख लेते हैं इसको। संगम साहित्य क्या है? लगभग 2500 किताबें जो अलग अलग लोगों ने लिखी हैं, बहुत सारे लोगों ने, ज्ञाता लोगों ने। किस भाषा में लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, तमिल भाषा में। और शायद आप लोग जानते होंगे, इंडिया की, साउथ इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तमिल। अगर कहें साउथ इंडिया की बड़ी भाषा कौन सी है, तो तेलुगु, क्योंकि वो 2 स्टेट्स में बोली जाती है। आंध्र प्रदेश वाले भी तेलुगु बोलते हैं और तेलंगाना वाले भी तेलुगु बोलते हैं। तेलंगाना का मतलब ही होता है तेलुगु बोलने वालों की भूमि। लेकिन तमिल भाषा जो तमिलनाडु की है, जो इनकी राजधानी तंजावुर है, तंजौर, वो तमिलनाडु में ही तो है। इसी भाषा में साहित्य की रचना हुई है, पेपर में आएगा। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? तमिल, ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3री शताब्दी से 8वीं क्या हुआ हमें नहीं पता, कुछ मिला ही नहीं लिखित में। 8वीं के बाद 9वीं में फिर लिखित में आया, 9वीं से 12वीं 200-300 साल। ये बेस्ट टाइम था। क्यों बेस्ट था? एग्जाम्पल बताए मैंने। इनका राजपाट कन्याकुमारी से नीचे तक, श्रीलंका तक, और फिर उधर देखे तो मलाया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इधर देखे तो मालदीव, सब इनका था। चाइना इनका दूत गया, इतना बड़ा टेम्पल बनाया। तो इससे दिखता है कि इनकी टेरिटरी आज भी हमारे पास नहीं है, न श्रीलंका, न मालदीव, न जावा, न सुमात्रा, न, ये सब अलग देश हैं। इन राजाओं ने इन पे
कब्जा कर लिया, इनकी विजय पताका वहां लहराई, तो इससे इनकी इंपॉर्टेंस दिखती है। इसीलिए ये बेस्ट टाइम लिखा है मैंने, ताकि तुम्हें याद रहे। संगम साहित्य, वो किताबें जो हजारों किताबें कहाँ लिखी गई हैं, वो दक्षिण भारत में करिकाल शासक की जानकारी है। इसकी भी नौसेना अच्छी थी। सबसे बड़ी ताकत क्या थी इनकी? ये जो अड़ोसी पड़ोसी जीते ना, ये नौसेना के दम पे जीते, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी की लड़ाई अगर नहीं कर सकते तो फिर किसी देश पे कब्जा कैसे करोगे? पानी वाले पे। श्रीलंका तो चारों तरफ पानी से घिरा है। जो ये मलाया और ये अपने जो ये मैंने बताया भी, इंडोनेशिया, जावा, सब पानी के तो द्वीप हैं। यहाँ तक जाने के लिए आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए पानी पे। तो करिकाल के टाइम में भी नौसेना थी और बाद में भी नौसेना बहुत अच्छी थी। ऐसा कहाँ लिखा है? संगम साहित्य में। नेक्स्ट पे आते हैं। इसको मैप को तुम अब अच्छी तरह समझ सकते हो। मैप में देखो, एक तरफ कृष्णा बना दी मैंने ऊपर, नीचे कावेरी, बीच में पेन्नार, ताकि तुम्हें याद रहे। अगर कृष्णा कावेरी आए वेल एंड गुड, ना आए तो पेन्नार और कावेरी आएंगी। तीनों के नाम याद रखना। विजयालय पहला ताकतवर राजा है जो 9वीं शताब्दी की स्टार्टिंग है। पहली में तो बस एक करिकाल था, दूसरी का आता पता नहीं, लिखित में नहीं। तीसरे पीरियड को जिसको हम बेस्ट कह रहे हैं, उसमें पहला राजा कौन हुआ? विजयालय। विजयालय ताकतवर है, इसने हिम्मत दिखाई। पहले पांड्यों का सामंत था लेकिन स्वतंत्र घोषित कर दिया। पल्लवों का सामंत था, पल्लव पांडे, ये मैंने शायद पांडे बोल दिया था, पल्लवों का सामंत था ये। पांडे भी साउथ में है, इसको हम कल पढ़ेंगे पांडे को। 9वीं शताब्दी में चोल उदय इसी के कारण हुआ। पहले चोल जो थे वो करिकाल के कारण थे, अब जो दोबारा उभरे हैं ये किसके कारण उभरे हैं? विजयालय। ये ध्यान रखना, चोल में बड़ा नाम आ गया विजयालय का, पहला बड़ा नाम। इसके बीच में जितने थे वो कहीं ना कहीं कमजोर थे। इनकी राजधानी है तंजावुर, तंजौर, जो कि कहाँ पड़ेगी? तमिलनाडु में। आज भी तंजौर लोग घूमने जाते हैं, इसी को तंजावुर कहते थे। यही है वो बहुत बड़ा बृहदेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, क्योंकि राजराज नाम के राजा ने बनाया। चोलेश्वर मंदिर इसने बनवाया। अब पूछेंगे चोलेश्वर, तो चोलों का पहला प्रतापी राजा जिसने कोशिश की थी, जो पहले सामंत था, स्वतंत्र घोषित हुआ, विजयालय। इसने क्या बनवाया? चोलेश्वर। तो चोल अपने साम्राज्य के नाम पे चोलेश्वर मंदिर। उपाधि क्या धारण की? नर केसरी। केसरी क्या होता है? सिंह के लिए यूज करते हैं, शेर के लिए, तो नर केसरी। हिम्मत दिखा के अपने नाम के आगे नर केसरी लगा लिया विजयालय ने। नेक्स्ट देखो, परांतक फर्स्ट। अब इसने देखो, ये पांडे, पांडे वही नीचे वाले, पल्लव थोड़े ऊपर थे। चोल, चेर, पांडे 3 टक्कर करेंगे साउथ में। तो जो उसके बाद आया ना, उसके बाद 1-2 राजा और आए, लेकिन परांतक प्रतापी है। नाम सिर्फ प्रतापी राजाओं का होता है, हर एक का नाम नहीं होता। तो विजयालय जो कि पहले सामंत था, कोशिश करके क्या बन गया? स्वतंत्र शासक। मंदिर क्या बनवाया? चोलेश्वर। भाई चोल में और ईश्वर, तो चोलेश्वर मंदिर। अब ये परांतक फर्स्ट है, नाम में ही परांतक, यानी दूसरे के ऊपर आतंक जमाने वाला, तो इतना ताकतवर। पांड्य राजा, पांड्य साउथ में तो हैं, चोल, चेर, पांड्य तीनों इसी में हैं, कल पांड्य पढ़ाऊंगी। पांड्य राजा को हराया और मदुरै कोंड की उपाधि, मदुरै आज भी तो एक शहर है, मदुरै में टेम्पल भी है, लोग देखने जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में पड़ता है, बहुत फेमस टेम्पल। तो मदुरै कोंड की उपाधि धारण की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। मदुरै कोंड कौन कहलाया? पांड्य राजा को किसने हराया? परांतक फर्स्ट ने। उसके राजा को हराना बहुत बड़ी बात हो गई ना, तो फिर ये क्या कहलाया? मदुरै कोंड। ये पूछेंगे मदुरै कोंड की उपाधि किसकी है? परांतक फर्स्ट की। इसके अलावा इसने अपनी सीमा बढ़ाई, देखो कहां ले गया? कन्याकुमारी तक पहुंचा दी। तो बड़ी चीज है ना ये। तमिलनाडु का कन्याकुमारी जानते ना, एंड पॉइंट है इंडिया का, यानी तमिलनाडु के दक्षिण तक ले गया। पहले कावेरी के उत्तर तक थे ना ये, कृष्णा से कावेरी तक थे। विजयालय ने कोशिश की, परांतक फर्स्ट इतना प्रतापी था कि अपनी टेरिटरी को बढ़ा के कहां तक ले आया? तमिलनाडु के बिल्कुल एंड पॉइंट तक, कन्याकुमारी तक। उसके बाद तो फिर समुद्र स्टार्ट हो जाएगा। तो इसने देखो अपनी टेरिटरी बढ़ाई और अपनी उपाधि, क्योंकि पांड्य राजा को हरा दिया, हरा के ही तो टेरिटरी बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी टेरिटरी पे कब्जा करना है। अगला बड़ा राजा आया राज राज प्रथम। इसी को राज राजा प्रथम भी कह देते हैं। कई किताबें राज राज लिखती हैं, कई राज राजा लिखती हैं। अब देखो क्या हुआ, ये बेस्ट राजा था, इसने इतना काम किया, जितने काम बताए ना उसका 80% हिस्सा इसने किया। जैसे इसने श्रीलंका में कोशिश की एंट्री की, इसने कोशिश की आसपास के एरिया में मेरा जो है बहुत बढ़िया व्यापार चले ताकि मेरी कमाई अच्छी हो। तो बड़ा राजा था, बेस्ट राजा था, महान राजा चोल इतिहास का। फिर इसका जो बेटा हुआ ना राजेंद्र प्रथम, उसने भी बहुत बढ़िया काम किए। भाई पिताजी समझदार थे तो बेटे में वही गुण आए। बाप बेटा दोनों बड़े राजा हैं ये चोल के। कौन कौन? एक राज राज प्रथम और एक इसका बेटा आएगा महेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम सॉरी।
तो बेस्ट राजा है चेर की नौसेना हराई। देखो नौसेना किसकी हरा दी? चेर। अब इससे पिछले ने देखो पांडे हराया था, तो चोल चेर पांडे तीन ही तो हैं। इससे पिछला कौन? परांतक ने, ये देखो पांड्य हराया था, तभी तो उनकी टेरिटरी को हटा के और अपनी टेरिटरी कहां तक ले गया? कन्याकुमारी तक। अब इसने उससे आगे काम किया, इसने चेर की नौसेना को हरा दिया। तो पांडे और चेर कहीं ना कहीं दबने लग गए। किन लोगों से? चोल से। चोल के एक ने पांडे को हरा दिया और एक की नौसेना किस पे भारी पड़ी? चेर पे। तो चेर की नौसेना हरा दी। इसी तरह तो आगे बढ़ा जाता है, एक ने एक काम किया, दूसरे ने उससे आगे काम, तीसरे ने और उससे आगे काम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। अब कन्याकुमारी तक तो परांतक पहुंच गया था, तो राजा प्रथम जो है वो और आगे बढ़ेगा ना। अब कन्याकुमारी तो ऑलरेडी इनका है, अब ये और आगे बढ़ा तो क्या आ गया? श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। पूरा नहीं जीत पाया, लेकिन उत्तरी हिस्सा जीत लिया। फिर इसके बेटे ने पूरा जीत लिया, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। एक कन्याकुमारी तक गया, अगले ने श्रीलंका पे अटैक किया, उत्तरी हिस्सा छीना, और उससे अगले ने पूरा श्रीलंका अपने कब्जे में कर लिया। तो श्रीलंका पर आक्रमण किया। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन से हैं ये? जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जो ये पड़ोसी है ना। बेल्ट आपने कभी मैप अगर ध्यान से देखा होगा तो इंडिया के दक्षिण पश्चिम दिशा में एक बेल्ट पड़ती है, पूरी द्वीपीय देश है वो, पूरी बेल्ट में। वियतनाम भी इसी में आता है। छोटे छोटे जितने देश आपने सुने हैं ना, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, ये सब इसी में आते हैं, जिनको आज आप आसियान में पढ़ते हैं। तो इसका टारगेट क्या था? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर व्यापार मेरा चले, एकाधिकार जीतना पड़ेगा ना। वो पूरी टेरिटरी जीतनी है तो पानी पे अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। तो जहां पहले श्रीलंका गए थे, अब ये उसमें गए थे कन्याकुमारी, अब श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पे इनका कब्जा है। श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीता। राजधानी देखो श्रीलंका की, अनुराधापुर, ये राजधानी थी श्रीलंका की। ये श्रीलंका इतिहास में कभी से ही, जब रावण जो थे वो भी तो श्रीलंका के, तो लंका पति है ना, तो लंका श्रीलंका का ही नाम था। तो चोल जो है, इनकी हिम्मत इतनी थी, इनकी नौसेना पे इतनी अच्छी कमांड थी कि धीरे धीरे टेरिटरी बढ़ाई। पहले कन्याकुमारी, फिर श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा और फाइनली पूरा श्रीलंका। तो इसकी राजधानी अनुराधापुर। किसकी राजधानी है ये? श्रीलंका की। चोल अभिलेख, हमें कैसे पता ये कहानियां? वही अभिलेख कौन लिखवाता है? जो जीतता है। हारने वाला थोड़ी अभिलेख। इतिहास हमेशा जीते हुए लोगों की बातें करता है, हारे हुओं का। हर्ष ने कहाँ लिखवाया कि मैं हार गया था नर्मदा नदी के तट पे? अपनी बेइज्जती की बातें कोई नहीं लिखवाता। तो चोल पिछले जो थे उनका इतिहास नहीं लिखा खास, लेकिन अब देखो चोल अभिलेख हमें बताते हैं कि राज जो बहुत बड़ा है, राजेश्वर मंदिर जो बनवाएगा, राजा प्रथम जिसका नाम है, राज प्रथम भी यही है। इसने कलिंग समझ रहे हो? उड़ीसा सहित या तो 12,000 या एक आधी किताब में 12,000 या 1200 द्वीपों पर कब्जा कर लिया। लक्षद्वीप भी इसका था और मालदीव भी। आज मालदीव हमारे पास नहीं है, लक्षद्वीप हमारा ही है, हिंद महासागर में है ना। तो सोचो इनकी हिम्मत कि श्रीलंका से आगे कहां बढ़ गए। लक्षद्वीप भी इनका, मालदीव भी इनका, श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा भी इनका, कन्याकुमारी की टेरिटरी इसके पूर्वज ने ले ली थी। राज प्रथम ने एक दूत मंडल भेजा, कहां? चीन। तो इसी को तो बोलते हैं अपना आधिपत्य जमाना। अपनी टेरिटरी धीरे धीरे बढ़ा रहा है, श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा ले लिया, मालदीव ले लिया, लक्षद्वीप। अब अपने एक मंडल को कहां भेज रहा है? ऊपर, चीन। तो ये बहुत हिम्मत का काम था कि उत्तर की तरफ भी इसकी नजर आ गई कि उत्तर में कैसे अटैक हो। अब देखो क्या कह रहे हैं, राज फर्स्ट ने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी दो चीजें पढ़ी जाती हैं, एक तो इनकी नौसेना और एक इनका पंचायती राज टाइप का सिस्टम था, स्थानीय स्वशासन। उस टाइम पे इतनी समझ होना, आज से 1000 साल पुरानी बात कर रही हूं मैं, आज 2020 में बैठे हो, ये 1000 के आसपास का राजा है। उस टाइम पे पंचायत जैसा सिस्टम था इनके यहाँ। तो कितनी बड़ी बात है कि आम आदमी भी सरकार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जवाबदेही के लिए काम करता था। तो इसमें देखो क्या बता रहे हैं, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया। ये नंबर 1 पॉइंट है, ये तुम्हें याद रखना है। जो दो चीजें याद रखनी, जैसे हड़प्पा की 2 चीजें थी ना, उनका नगर नियोजन और उनके जल निकास प्रणाली, ऐसे ही इनके भी 2 पॉइंट हैं, एक स्थानीय स्वशासन और एक इनकी नौसेना, जिसके दम पे ये इतने इंटेलिजेंट थे। जिसके देश में पंचायती राज में काम चलेगा, तुम खुद देखो, तभी तो इन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए, तभी तो इन्होंने स्कूलों पे काम किया, क्योंकि ये जनता को पसंद करते थे। और जनता कब खुश होगी? जब उनकी राजपाट में सहभागिता होगी, जब जनता को पढ़ने का मौका मिलेगा, जनता को विकास का मौका मिलेगा। अब ये जो राजा इतनी टेरिटरी बढ़ा रहे हैं, तो ये इमेजिन करो कि इनके पास पैसा भी तो होगा। पैसा होगा तो उस पैसे को ये अपने आप स्कूलों में और उस टाइम में जितनी सुविधाएं जनता को चाहिए उन सब में लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जनता इनको अपने आप पसंद करेगी। अब देखो आगे क्या हुआ।
बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। राज राजेश्वर क्यों नाम है? क्योंकि राज राज इसका अपना नाम था और ईश्वर जोड़ लिया तो बन गया राज राजेश्वर। और इसी को, इसकी जो लोकेशन है वो तंजावुर में है, इसी को थंजावुर भी लिख देते हैं, इसी को तंजौर भी लिख देते हैं। तमिलनाडु का इलाका है, आज भी है ये घूमने की जगह। बहुत दुनिया भर के टूरिस्ट जाते हैं तंजावुर टेम्पल देखने, बृहदेश्वर मंदिर देखने या राज राजेश्वर मंदिर देखने, एक ही के कई नाम है ये। इस मंदिर की खासियत देखो, 1003 से 1010 के बीच में ये बना है, यानी आज से लगभग 1010 साल पहले ही बना था। अब 2020 में हो ना, ये 1010 लिखा है तो इसको 7 साल लग गए। एक आधी किताब 1005 से 1010 भी कह देती है, तो इसमें टेंशन मत लेना कि इसमें 2 साल ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज से 1000 साल पुराना मंदिर है ये। तो 1010 एडी में ये बनकर तैयार हुआ। क्या खास है इसमें? ये शिव भगवान को समर्पित है। तो इससे समझ जाओ कि चोल हिंदू धर्म में विश्वास करते होंगे, तभी उन्होंने वैदिक साहित्य को आगे बढ़ाया। ये बौद्ध नहीं है, इन्होंने हिंदू धर्म को ज्यादा प्रमोट किया। शिव को समर्पित है। यहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है। कौन से मंदिर में? बृहदेश्वर मंदिर में, थंजावुर मंदिर में, तंजौर मंदिर में, या जिसी को कहते हैं बृहदेश्वर, बी भी लिख देते हैं साउथ में। ये कौन सी नदी के पास है? कावेरी, क्योंकि इनका इलाका मेजर जो था वो कृष्णा से कावेरी के बीच में था स्टार्टिंग में। बाद में ये आगे बढ़ते बढ़ते कन्याकुमारी क्रॉस कर गए, श्रीलंका और कहा मालदीव और सब कुछ इनका था। लेकिन अगर देखें मेन रिवर इनकी तो कावेरी और कृष्णा और पेन्नार ही थी। सबसे इंपॉर्टेंट कावेरी। पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से बना है, महंगा पत्थर है। आज भी लोग इसको घरों में बहुत, जो अगर पैसा लगाते हैं ना घर बनाते टाइम, तभी किचन में लगवाते हैं या अपनी इस पे सीढ़ियों पे लगवाते हैं, तो आज भी कीमती है। उस टाइम सोचो कैसे निकाला होगा, कैसे पत्थर को साफ किया होगा, कैसे उसको पॉलिश किया होगा, आज तक चमकता है 1000 साल पहले। तो ग्रेनाइट से बना पत्थर है। और यूनेस्को जो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी संस्था है, यूनाइटेड नेशंस आप जानते हैं ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था। मैंने ना यूएनओ के ऊपर एक वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाली हुई है, उसको भी देख लेना चाहिए। यूट्यूब पे जितनी वीडियोस है ना उन सबको पढ़ लेना, ऐसा ना हो कि तुम उनको ना देखो, क्योंकि वो भी सारी नॉलेज से भरी हुई है, बहुत जानकारियां उनमें। तो उसी में यूनेस्को पढ़ाया था, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये शिक्षा पे काम करती है, साइंस यानी विज्ञान पे काम करती है, और कल्चर पे काम करती है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और पेरिस आपका पड़ता है सीन नदी के किनारे। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। ये देखो स है ना पीछे, स से ही स्टार्ट है सीन नदी। फ्रांस की राजधानी है। इसको फैशन की नगरी भी कहते हैं, पेरिस को ही फैशन की नगरी भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, विश्व धरोहर सूची में शामिल है कौन सा मंदिर? हमारा बृहदेश्वर मंदिर। कब बन के तैयार हुआ? 1010 में। ग्रेनाइट से बना है, राज प्रथम नाम के राजा ने बनाया। राज की नौसेना बहुत अच्छी है, स्थानीय स्वशासन बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। उसका बेटा है राजेंद्र प्रथम। जैसे पिता थे वैसा ही बेटा हुआ, इनफैक्ट उनसे बढ़ के इसने काम किया, इसने और तगड़ा काम किया। राज का पुत्र है राजेंद्र प्रथम। पिताजी का नाम राज प्रथम और बेटे का नाम राजेंद्र प्रथम। पिताजी का नाम ज्यादा लंबा है, बेटे का थोड़ा, दोनों के नाम में राज दिखेगा। वो राज था, ये राज इंद्र है। ठीक है। संपूर्ण श्रीलंका जीता। अब देखना, श्रीलंका पे कब्जा तो इसके पिताजी ने भी तो किया था, आक्रमण किया था, उत्तरी हिस्सा जीता था, अनुराधापुर बताया था। इसने अपने पिताजी के, उतनी तो थी ही टेरिटरी, और आगे बढ़ के पूरा श्रीलंका जीत लिया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। पिताजी कौन थे? राज प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पिताजी उड़ीसा पे आके रुक गए थे ना, उड़ीसा में, कलिंग में, लेकिन उड़ीसा से ऊपर बंगाल, उड़ीसा तक का इलाका तो फिर भी दक्षिण भारत की टेरिटरी में था। अब बंगाल जब आएगा ना तो उत्तर भारत आ गया। पिताजी ने कलिंग तक कोशिश की, इसने और आगे बढ़ के काम किया। देखो क्या किया, राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण भारत से उत्तर की ओर अभियान चलाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेंगे किस चोल सम्राट ने दक्षिण भारत से उत्तर की तरफ अभियान चलाया, तो क्या टिक करके आओगे? राजेंद्र प्रथम। किसका बेटा है? राज प्रथम का। क्या किया देखो इसने, बंगाल के, पिताजी कलिंग आए थे ना उड़ीसा, ये और आगे गया। आप अच्छी तरह जानते हैं भारत के मैप में कलिंग यहाँ पड़ेगा, बंगाल यहाँ पड़ेगा। तो इसके पिताजी ने वो कृष्णा से आगे बढ़ के यहाँ कोशिश की, और इसने और हिम्मत दिखाई और उत्तर भारत में एंट्री कर गया वहां, और उनको हरा भी दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, उत्तर में आके मतलब दूसरे के घर में घुस के उसी को हराना। तो बंगाल के महिपाल, ये पाल वंश का है महिपाल,
पाल वंश के शासक को पराजित किया और फिर उसको पराजित करके बहुत खुशी हुई कि देखो हमारी ताकत कितनी है कि हम उत्तर भारत के प्रतापी राजाओं को भी हरा सकते हैं। इसने एक उपाधि धारण की, ध्यान से देखना, ये पेपर में आएगी, इंपॉर्टेंट, पहले ही लिखा है मैंने, गंगय कोंड चोल। गंगय, गंग वंश था ना, गंग वंश, गंगय कोंड, कोंड राजा के लिए यूज कर देते हैं जो जीत जाए, और चोल इसका अपना नाम। कहीं कहीं गंगय कोंड चोलपुरम भी लिख देते हैं, तो जैसे आज हम पुर लिख देते हैं किसी भी गांव के नाम के आगे, तो गंगय कोंड चोलम या चोलपुरम, गंगय कोंड चोलपुरम या गंगय कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। किस खुशी में? दक्षिण का राजा है, पिताजी ने उड़ीसा तक काम किया, इसने बंगाल के राजा पे अटैक भी किया और उसको हरा भी दिया, पाल वंश के महिपाल को। ये बहुत बड़ी बात थी। उत्तर से दक्षिण जाना बड़ी बात नहीं थी, सब जाते थे, कोशिश करते थे, लेकिन दक्षिण के राजा उत्तर में आ जाएं तो ये बहुत बहुत एक तरह से ये माना जाता है कि प्रतापी राजा है। कौन है वो? राजेंद्र प्रथम। तो उपाधि क्या धारण कर ली? गंगय कोंड चोल। ये उपाधि वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बहुत जरूरी पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आती है और याद नहीं रहती। आधे लोग टिक कराते हैं राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम है गंगय कोंड चोल, इसके पिताजी ने टेम्पल बनवाया था। नेक्स्ट देखो, चोल गंगनम झील। अब गंगई कोंड चोलम तो उसकी उपाधि है, ये एक झील बना दी, और झील कहाँ बनाई है जानते हो? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी के पास एक झील खुदवाई इन्होंने, कृत्रिम झील बनवाई। राजा अपनी जीत की खुशी में तो सिक्के चलाते थे या नहर बनवाते थे या कहीं शहर बसाते थे या झील बना। तो इसने उत्तर भारत के जब महिपाल को हराया, पाल वंश के महिपाल को, तो खुश होके पहले तो उपाधि गंगई कोंड चोलम ये उपाधि धारण की, और फिर बोला एक झील भी बनवा दो। ऑलरेडी पानी था वहां, बंगाल की खाड़ी के पास एक झील खुदवा दी। नाम क्या रखा? चोल गंगनम। अपना नाम ही तो चोल है, अपना जो सरनेम पीछे चोल लगाता है ना, और गंगनम, तो ये ध्यान रखना, चोल गंगनम झील का निर्माण करवाया बंगाल की खाड़ी में। और किसको जीता? महिपाल को। कहाँ का है वो? बंगाल का शासक। और दक्षिण से उत्तर आके जीतना ही बहुत बड़ी बात थी, तो उपाधि क्या है? गंगई कोंड चोलम, ये इसकी उपाधि है। चोल गंगनम इसकी झील है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजेंद्र फर्स्ट ने देखो क्या क्या जीता, जावा, मलाया द्वीप है ये, सुमात्रा, इसमें विजय अभियान। तो पिताजी ने हिम्मत करके श्रीलंका पे कब्जा किया था, मालदीव पे कब्जा किया था, लक्षद्वीप पे थोड़ा थोड़ा कब्जा था ना उनका। अब इसको देखो, पूरी टेरिटरी बढ़ा ली इसने, इस पूरी बेल्ट के अलावा उधर भी चला गया, इंडिया के इस तरफ भी आ गया और इन पे भी विजय अभियान चला दिया। चाइना देखो दूत भेजा उत्तर, तो कई अच्छे काम किए इसने। अब इसने इसके अलावा क्या किया? वैदिक साहित्य का, वैदिक याद करो ना अपना, वेद से जुड़ा, हिंदू धर्म तो मेन वहीं से तो उठा है, वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार किया। क्योंकि देखो इसके पिताजी ने शिवजी का मंदिर बनाया, बृहदेश्वर का मंदिर, तंजावुर का, तंजौर का टेम्पल शिवलिंग के लिए जाना जाता है। अंतिम चोल शासक हुआ कोई, उसका कोई पुत्र नहीं था, जब कोई बेटा नहीं था, भाई टेरिटरी बहुत बहुत दुनिया भर का एरिया, तो बेटी थी, अपनी बेटी की शादी कर दी चालुक्य राजा के साथ, ये रहा चालुक्य नरेश के साथ, और फिर चोल चालुक्य इकट्ठे हो गए और फिर जो वंश चला वो चोल चालुक्य के नाम से, यानी चोल लगभग खत्म हो गए। अंतिम चोल शासक के पास कोई बेटा नहीं था, अपनी बेटी की शादी चालुक्य राजा के साथ कर दी और फिर इनकी टेरिटरी का एक तरह से उनके अंडर आ गई, तो इनका एक मान लो खात्मा हो गया। इतिहास में इनके बारे में आगे जानकारी नहीं है। तो हमने देखा कि चोल अपने टाइम के बेस्ट राजा हैं, और दो सबसे बड़े अगर कहेंगे सबसे ज्यादा जिन्होंने काम किया तो राज प्रथम या राजा प्रथम, और दूसरा राजेंद्र प्रथम, इसी का बेटा। एक ने कोशिश करके, सबसे पहले स्टार्टिंग देखा हमने जिसने की देखो सामंत से उठा था विजयालय, फिर परांतक फर्स्ट ने कोशिश करके कन्याकुमारी तक का इलाका जीता, फिर आगे राज प्रथम ने तो पूरा एरिया श्रीलंका पे आक्रमण किया, उत्तरी हिस्सा जीत लिया, उसने अपने व्यापार को बढ़ावा दिया, बहुत बढ़िया नौसेना का मालिक था। टेम्पल बनवाया तमिलनाडु के तंजावुर में, किस नाम से? बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर, और उसके बेटे को पिताजी की बनी बनाई टेरिटरी को और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि बेस स्ट्रांग था, लड़का लायक था। कई बार क्या होता है, बच्चे जब लायक नहीं होते ना तो पूर्वजों की लाई संपत्ति को वो खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर बच्चे लायक हो तो वो पूर्वजों के काम को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। तभी आज हम पढ़ रहे हैं राजेंद्र प्रथम को, किसका बेटा है? राज प्रथम का। तो राज प्रथम ने धीरे धीरे कोशिश की थी आसपास, इसके बेटे ने और हिम्मत जुटाई, और देखो कहां उत्तर के राजा को, महिपाल को हराया, और क्या उपाधि धारण की? गंगई कोंड चोलम। कौन सी झील बनवाई? चोल गंगनम,
ये बहुत बड़ी बात है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री में। इसके अलावा मलाया, जावा, सुमात्रा पे इसका राज हो गया। इन सब एरियाज को आगे बढ़ने में जो हेल्प कर रही थी इनकी, वो थी इनकी नौसेना। इनके दो बेस्ट पॉइंट हैं, एक नौसेना बहुत ताकतवर थी और एक इन्होंने जनता को स्थानीय स्वशासन से प्रेरित करके काम दिया कि भाई तुम सब अपना काम चलाओ। तो ये चालुक्य नरेश। लास्ट स्लाइड इसकी है ये। चोल की विशेषताएं क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों याद रखें? तो देखो, पहली विशेषता बेस्ट नौसेना। करिकाल जब था संगम में तब भी नौसेना बेस्ट थी, और अब जब ये विजयालय आया, परांतक आया, राज राजा आया, या फिर ये अपना ये राजेंद्र प्रथम, इन सब के टाइम में भी तो इनसे बढ़िया नौसेना किसी की नहीं थी। देखो, इनकी नौसेना ने चेर की नौसेना भी हरा दी थी। तो सबसे ज्यादा ताकतवर अगर दक्षिण भारत में कोई है तो वो चोल थे। इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, व्यापार। आप ये देखो, आज हम मानते हैं कि जितना ज्यादा हम व्यापार करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। इंडिया आज भी कोशिश करता है ना व्यापार करें, खूब ज्यादा हम यहाँ से अपना चीजों का बाहर भेजें, हमारी चीजों की डिमांड हो। चाइना की चीजों को बाइकआउट करने का जो ये अभियान चल रहा है, ये इसलिए तो ताकि उसके ट्रेड पे फर्क पड़े। जो हम ये बातें कर रहे हैं, किसी भी देश की ताकत होती है वो कितना व्यापार करता है, बाहर कितना सामान जाता है, क्योंकि उसके बदले पैसा आएगा, उसके बदले कोई धन आएगा, सोना आएगा। तो इनका ट्रेड देखो कहाँ कहाँ, श्रीलंका इनके पास था, ये पूरी बेल्ट जो है सुमात्रा, मलाया, जावा वाली, ये इनके पास, इधर मालदीव इनके पास। तो इंटरनेशनल ट्रेड, छोटे से राजा ही तो हैं, उत्तर भारत के राजा थोड़ी है, तब भी इंटरनेशनल ट्रेड था। और एक खास बात, गोल्ड कॉइन्स बहुत थे, गोल्ड कॉइन्स। और आप अगर जानते हो, आज भी ना उत्तर भारत में गोल्ड का उतना ट्रेंड नहीं है जितना दक्षिण भारत में। अनमैरिड लड़कियों के लिए भी पेरेंट्स जरूर कंपलसरी मान लीजिए चेन बनवा देते हैं और ईयर रिंग्स। मतलब हमारे यहाँ चेन जो है शादी ब्याह में सोची जाती है, यहाँ बच्ची, छोटी छोटी बच्चियां होती है ना, उनको भी सोने के ईयर रिंग्स और गोल्ड चेन, ये मतलब कंपलसरी टाइप का एक कल्चर है। तो यहाँ गोल्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो गोल्ड किस सभ्यता में ज्यादा होगा? जो अमीर होंगे, अमीर होंगे वही व्यापार करेंगे, व्यापार करके ही अमीर होंगे। और इनकी मुद्राएं गोल्ड में दुनिया भर की मिली हैं। तो इससे दिखता है कि ये स्ट्रांग थी इकोनॉमी। देखो इन्होंने क्या क्या अपनाया था। श्रीलंका इनका हो गया था, अनुराधापुर राजधानी। मालदीव आज हमसे दूर पड़ते हैं, ये विदेश हैं हमारे लिए, ये इंटरनेशनल लेवल की कंट्रीज हैं। ये उस टाइम इनकी थी, इन राजाओं की। और 1200 द्वीपों पर विजय, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितने ताकतवर थे। शिक्षा पे इन्होंने काम किया। जो आज हमारी नीड है ना कि हमारी सरकार शिक्षा पे काम कर दे अच्छी तरह, और अस्पताल पे, और इन दोनों का ही बहुत बुरा हाल है। नहीं अस्पतालों की हालत अच्छी है और शिक्षा का तो बंटाधार हर किसी को पता है। तुम में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। क्यों? जबकि सरकारी स्कूल में बेस्ट टीचर्स हैं। पता है तुम्हें, जिन स्कूलों में हम ये लाखों रुपए की फीस दे के भेजते हैं ना, वो टीचर्स पढ़ाते हैं जिनके सरकारी नौकरी के पेपर पास नहीं हुए। कोई अपनी मर्जी से प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं लगता। आप किसी भी बड़े स्कूल की बात कर ले, आप टीपीएस को देख लीजिए, आप मॉडर्न को देख लीजिए, किसी स्कूल को उठा लीजिए, वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो सरकारी नौकरी नहीं लग पाए। क्यों? क्योंकि लायकियत नहीं थी, पेपर पास नहीं हुआ। सरकारी स्कूल के टीचर्स जितने लायक टीचर्स देश में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई उनसे पढ़वा के ही राजी नहीं है। तो इस टाइम पे देखो शिक्षा अच्छी थी, जो आज अच्छी नहीं है उस टाइम पे अच्छी थी। हॉस्पिटल्स, मूर्तियां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हें याद है हड़प्पा में एक कांसे की मूर्ति मिली थी, बताया था मैंने कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया से उस टाइम पे आई थी। उस मूर्ति, एक नर्तकी की मूर्ति को हमने कितनी बार पढ़ा। इनकी भी मूर्ति है, नटराज की मूर्ति। नटराज जानते हो, भगवान शिव का रूप है डांस करते हुए। नटराज को डांस से जोड़ा जाता है, भगवान शिव का नृत्य करते हुए एक रूप है। और उसकी कांसे की मूर्ति, आज भी आप जाओ ना किसी संग्रहालय में तो आपको नटराज की ढेरों मूर्तियां मिलेंगी। ये चोल सभ्यता की देन है। एग्जाम में आ जाएगा नटराज की मूर्तियां किस सभ्यता, तो चोल साम्राज्य के टाइम की देन है। मूर्तियां देखो, नटराज की मूर्ति, नटराज किसका रूप है? भगवान शिव का। शिव भगवान डांस करते हैं, नटराज का रूप है, शिव की है। किससे बनी है? कांसे की। कांस्य युगीन सभ्यता थी ना हड़प्पा वाली, इसी तरह ये भी थे। इनके मंदिर बेस्ट हैं। एग्जाम्पल को पूछे तो एक तो चोलेश्वर मंदिर बनवाया था स्टार्टिंग वाले ने, विजयालय ने, और एक क्या बताया मैंने, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में ग्रेनाइट का बना है। 5-7 साल लगे थे, 1005 भी लिखते हैं, 1003 भी, उससे 1010 तक। अब 1010 साल पुराना मंदिर है, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट मंदिरों में आता है। गोपुरम शैली बताया ना, एंट्री का बहुत भारी भरकम सा गेट बनता था। किस भाषा पे ज्यादा काम हुआ? तमिल भाषा। संगम साहित्य किस भाषा में है? तमिल भाषा में। तो तमिल का विकास हुआ, स्कूल कॉलेजेस का विकास हुआ उस टाइम पर, अस्पतालों का विकास हुआ, बहुत अच्छी नौसेना, इंटरनेशनल ट्रेड, बेहतरीन मंदिर। इस टाइम की खासियत है ये जो हमें याद रखनी है। कौन सी मूर्ति? नटराज की मूर्ति। किससे बनी थी? कांसे से। तो आज हम लोगों ने एक
टॉपिक पूरा किया है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का ये सबसे ज्यादा ताकतवर साम्राज्य था। चेर इसके सामने स्टैंड नहीं कर पाए, ना ही पांड्य। पहले थे चोल चेर पांड्य इकट्ठे, लेकिन फाइनली देखें तो चोल ही लास्ट तक ताकतवर रहे। कल मैं पांड्य और चेर भी पढ़ा दूंगी, फिर दक्षिण भारत हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा मैंने पूरा करा दिया, थोड़े से रह गए मेरे ख्याल। जो मैंने नहीं कराए, एक चालुक्य नहीं कराए, एक राष्ट्रकूट, एक पल्लव और एक गढ़वाल शासक नहीं कराए, और एक सोलंकी शासक। ये 4-5 है, छोटे छोटे राजपाट हैं इनके। 1 या 2 दिन में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज दक्षिण भारत के इतिहास का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाया, इसको ढंग से सुन लेना, समझ लेना और नोट्स जरूर बना लेना। ये 9वीं स्लाइड तो बेशक नहीं बनानी, तुम्हें 8वीं स्लाइड तक के नोट्स हैं ये, इनको बना लोगे। इंडिया थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया करो जब भी तुम लोग ये राजपाट पढ़ते हो, क्योंकि उससे दिमाग में आइडिया रहता है। तो कौन सी 2 नदियां, कृष्णा और कावेरी, कौन सी छोटी रिवर, पेन्नार। किस चीज की खासियत है इनकी, एक तो नौसेना बहुत अच्छी थी और दूसरी चीज इनका स्थानीय स्वशासन। बड़े राजाओं में किसका नाम आएगा, विजयालय जो 9वीं शताब्दी के आसपास काम करेगा, परांतक फर्स्ट था, उसके बाद राज राजा प्रथम और उसके बाद राजेंद्र प्रथम। अंतिम का कोई बेटा नहीं था, बेटी की शादी चालुक्य नरेश के साथ कर दी और फिर इनका चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको समझ लेना ढंग से, 1-2 बार और सुन के और फिर फाइनली नोट्स बना के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स बनाया करो, ताकि तुम्हें एग्जाम में पढ़ते टाइम, रिवीजन करते टाइम दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, ढंग से पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू।